नहीं यार, इतनी चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। और अपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको कह रहा हूं मैं। हाँ, अपने टेंशन नहीं लेनी है, आपके सवालों के जवाब मैं समय अनुसार दे दूंगा, है ना। मैं वहां रहूंगा ना, फिर मेरे कोई काम नहीं रहेगा वहां, फिर मेरा यही काम रहेगा इंट्रैक्शन करना ही। हाँ, कितने पढ़ लिए? कौन सा पढ़ लिया? गति में क्या थी? विकास की गति में भिन्नता ना, विकास की गति में भिन्नता। अगला लिखो, नंबर 5 वाला लिखो। क्रमबद्धता का नियम, क्रमबद्धता का नियम क्या कहता है? ये नियम विकास क्रमबद्धता का पालन करता है। जैसे शेषवावस्था से बाल्यावस्था आएगी, बाल्य से किशोरावस्था आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शेषवावस्था से डायरेक्ट किशोरावस्था आ जाए, उसके बाद में बाल्यावस्था आए। विकास हमेशा किस गति से होगा? कर्म से होगा। किस तरीके से? कर्म से। लिखो, विकास कर्मबद्धता का पालन करता है, विकास कर्मबद्धता का पालन करता है। हाँ, कर्मबद्धता का पालन करता है। जैसे जैसे शेषवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था का आना, शेषवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था का आना। फिर लिखो, अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम, या जिसे कहते हैं परस्पर संबंधता का नियम। संबंधता का नियम क्या मतलब हुआ इसका? विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं ना, विकास के विभिन्न आयाम, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। मुख्यतः 4 पक्ष माने जाते हैं। कौन कौन से याद करो देखें? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ये चारों विकासों का क्रम भी लगभग यही होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ये चारों विकास जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए होते हैं, इंटरेक्शन करते होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम लोग इसे अंतःक्रिया, परस्पर निर्भरता या परस्पर संबंधता का नियम भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बालक ये चाहता है कि पहले मुझ में एक बार शारीरिक विकास हो जाए, मानसिक विकास बाद में कर लूंगा मैं। ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा? चारों विकास एक साथ, या विकास के सभी आयाम एक साथ एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए चलेंगे। ध्यान रह जाएगा ना। इसे बोलते हैं परस्पर संबंधता या अंतःक्रिया का। सभी संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें से मानसिक और शारीरिक विकास अति संबंधित होता है। वो तो निश्चित रूप से एक साथ ही चलते हैं। बिना, आप ये नहीं कर सकते कि शारीरिक विकास हुए बिना बालक आप मानसिक विकास बहुत ज्यादा कर लेंगे, नहीं कर सकते। 5 साल के बालक को आप मनोविज्ञान नहीं पढ़ा सकते हैं। आप जितनी मनोविज्ञान वो नहीं पढ़ सकता, कितनी मेहनत कर ले भले नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका क्या नहीं हुआ है? शारीरिक विकास नहीं हुआ, और शारीरिक नहीं हुआ तो मानसिक भी नहीं हुआ। लिख लो, विकास के सभी आयाम, विकास के सभी आयाम एक दूसरे
पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा आगे बढ़ते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि। एक लिखो सामान्य से विशिष्ट का नियम। सामान्य से विशिष्ट का नियम क्या कहता है? ये सामान्य से विशिष्ट का नियम बताओ। बालक पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। जैसे बालक पहले सामान्य क्रिया मतलब चलना सीखेगा, ये सामान्य क्रिया है ना। उसके बाद चलने में अलग अलग प्रकार की एक्टिंग सीखेगा। पहले तो केवल और केवल चलना सीखता है, फिर यदि एक टांग पर भी चलना है तो उसके बाद सीखेगा। पहले सामान्य क्रिया, जैसे बालक पहले अपने हाथ को हिलाना सीखेगा और उसके बाद वो अपनी अंगुलियों को हिलाना सीखेगा। मतलब समझ रहे हो? पहले सामान्य कार्य करेगा, उसके बाद में वो विशिष्ट कार्य करेगा। पहले सामान्य से बड़ी बड़ी क्रियाएं होगी, अभी आगे समझेंगे हम बड़ी क्रियाएं कौन सी होती है। आप यहां लिख लो, बालक प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, एवं उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं सीखी जाती है। अगला लिखो एकीकरण का नियम। यह क्या कहता है? यह कहता है कि जो पहले सामान्य क्रियाएं की है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं की है। एक समय ऐसा आता है जब बालक इन दोनों का एकीकरण कर लेता है, इंटीग्रेटेड कर लेता है। पहले तो बालक हाथ हिलाना सीख रहा है, फिर धीरे धीरे हाथ हिलाना सीखने के बाद में बालक अंगुलियों पर कंट्रोल सीख रहा है। वो बाद में हुआ है काम, पहले उसका कंट्रोल नहीं होता है, किसी चीज को ढंग से पकड़ नहीं पाता है, फिर वो कंट्रोल करना सीख रहा है। अब एक स्थिति ऐसी आती है जब हाथ भी हिला रहा है और साथ में अंगुलियां पर भी कंट्रोल उसका है। इसका मतलब सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं का उसने क्या कर लिया है? इंटीग्रेटेड, मतलब एक साथ करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ कार्य करना। सामान्य कार्य भी करता जा रहा है और विशिष्ट कार्य भी करता जा रहा है। लिखो, सामान्य एवं विशिष्ट कार्यों का, सामान्य विशिष्ट कार्यों को एक साथ करने को एकीकरण कहते हैं। एक साथ करने को, एक साथ करने को एकीकरण कहते हैं। एक साथ करने को एकीकरण कहते हैं। कितने नियम हो गए? और लिखो 9 नंबर। लिखो, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के, ये नियम है पूरा ही व्याख्या सहित। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। हर अवस्था में बालक के सामने क्या होता है?
खतरा, चुनौती, संकट होता है ना। हर अवस्था का अलग खतरा होता है। बाल्यावस्था का अलग, किशोरावस्था का अलग, और मतलब हर जगह बालक को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सबके लिए समान है। फिर लिखो, अगला नियम लिखो, अगला नियम लिखो। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। सुख शांति तो होती है लेकिन एक समान है नहीं होती है। किशोर अवस्था में बहुत सारे भूचाल आ जाते हैं, तूफान भी आ जाता है, कभी पतझड़ आती है तो कभी बसंत आता है। इसलिए किशोर अवस्था को पतझड़ और बसंत ऋतु भी कहा जाता है। कभी पतझड़ कभी बसंत, बस अलग अलग समय में अलग अलग चीजें आती रहती है। अच्छा, एक लिखो, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास, अगला नियम है, विकास वर्तुलाकार होता है। क्या होता है वर्तुलाकार? अच्छा, जैसे मैं बताऊं वैसे देख लो एक बार, मुझसे सहमत हो जाओ तो मुझे बता देना। जैसे जैसे आपकी बातों से मैं सहमत हुआ हूं, ऐसे हो सहमत? ऐसे ही होता है वर्तुलाकार, या फिर ऐसे होता है? हैं? एक ही बात है ना? कैसे हैं दोनों एक यार? ये वर्टिकल है, ये ओरिजेंटल है। ये कैसे हो गया? ये वर्टिकल है, ये ओरिजेंटल। मैं ओरिजेंटल वर्टिकल में कितना समझा चुका हूं आपको। ऐसे विकास होता है क्या? विकास लयात्मक होता है ना, लयात्मक होता, वो अलग चीज है लयात्मक वाला। अच्छा देखिए, अब अपनी समझ को यहां डालिए। विकास ऐसे चलता है, समझ में आई? वर्टिकल भी होता है, हॉरिजेंटल भी होता है, दोनों मिलके चलता है। ऐसा थोड़ी है बालक एक बार कहेगा कि रुक जा, चौड़ाई रुक जा, एक बार 10 साल तक लंबाई लंबाई चलते हैं, और फिर 10 साल के बाद कहेगा अब लंबाई रुक जा, अब चौड़ाई चलते हैं। बालक का विकास वर्टिकल भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? हॉरिजेंटल। चारों ओर फैल भी रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है और फैल भी रहा है। लिखो लिखो, वर्तुलाकार, इसमें सीधा ही लिख लो ना, लंबवत प्लस क्षैतिज बराबर वर्तुलाकार। लंबवत प्लस क्षैतिज बराबर वर्तुलाकार। बराबर वर्तुलाकार बना लोगे ना? छोटा सा बना लेना साथ में वर्तुलाकार, ताकि समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा विकास तो नहीं करवा देना है, हैं? पूरे एक पेज में वो एक दिन गोला क्या बना लिया, समस्या हो गई ना। अगला लिखो, विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम। लिखो, अरे कोई नहीं तो, ये तो आखिर चली जाएगी। जीवन एक रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी, जीवन रुके तो रेलगाड़ी रुके। वो कई बार ये होता है कि भारतीय रेल होने के कारण स्टॉप हो जाती है एक जगह, वैसे हम भी तो होते हैं। विकास के किसका नियम पढ़ना है? विकास की दिशा का नियम। अच्छा, दिशा किसकी?
विकास की, बाकी की नहीं है क्या? केवल विकास की दिशा है ना? अच्छा, कभी आपने नाम सुना है क्या? सिफेलोकोडल, नाम सुना है? सिफेलोकोडल, ये रहा सिफेलोकोडल। नहीं सुना तो देख लो। एक आपने कभी नाम सुना है क्या? प्रोक्सी मोडिस्टल। हाँ है, हाँ हाँ है ना। अभी वातावरण वापस बनाते हैं। देखो, ये क्या ट्रेन है क्या? अपने मंदिर वाला? कोई नहीं, अभी तब तक लिख लो, तब तक वातावरण वापस निर्मित हो जाएगा। देख लो ना, देखने में समझ में तो आ रहा है ना। देखिएगा, पहले लिखें क्या, पहले समझे तो सही ना। अच्छा, इस सिपेलोकोडल को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्त का मस्त का दो मुखी। प्रोक्सी मोडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दूराभिमुख। सिफेलोकोडल क्या कहता है? बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहां से होता है? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर का मतलब समझ गए ना? सिर से पैर की ओर का मतलब बालक का विकास पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर पांव बनते हैं। विकास चलता है सिर से लेकर पांव की ओर। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये विकास की दिशा यही कहती है कि विकास की दिशा में दो नियम आते हैं, दो उपनियम सम्मिलित किए जाते हैं, एक सिपेलोकोडल, एक प्रोक्सीमोडिस्टल। अच्छा, ये जो प्रोक्सीमोडिस्टल है ना, ये निकट दूराभिमुखी, ये क्या कहता है? हमेशा विकास निकट से दूर होता है, निकट से दूर होता है। अच्छा, निकट से दूर होता है, इसका मतलब केंद्र से परिधि की ओर होता है। कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर। इसका मतलब अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहले शरीर के बीच के जो अंग है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी है, वो बनती है। उसके बाद उसके चारों ओर के अंग बनने लगते हैं। धड़ बनी, फिर ये हाथ बना, फिर ये अंगुलियां बनी। बात समझ रहे हैं? निकट से कहां चल रहा है? हाँ, फिर नाखून बने। निकट से कहां चल रहा है? तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट यहां बैठे हैं, तो क्या सांप की बात कर रहे हो? शेर पैदा हो जाए। कहां से होता है? निकट से दूर की ओर। केंद्र से, ये केंद्र है ना, सेंटर, इसे परिधि की ओर होगा कि नहीं होगा? यह परिधि होती है कि नहीं होती है? और एक क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। क्लियर? ये दो नियम ध्यान रखना। अब लिख लो ऐसे कैसे, विकास की दिशा में। नारायण लिखना है।
हो गया? किशन इंग्लिश मीडियम का है क्या? तू इंग्लिश मीडियम का है? सुधार कर रहा है कोई? मीडियम संस्कृत है? तुम और ही अजीब है। तभी मुझे लगता है तू वेदों में विश्वास करने लग गया ना। उनसे पहले कौन से ग्रंथ हैं? सबसे पहले कौन से ग्रंथ आए तेरे? उससे पहले कोई नहीं था? उसको ही मानते हैं? ऋग्वेद से पहले कोई नहीं आया? चलिए, अच्छा वैदिक साहित्य में कौन कौन से किसको शामिल करते हैं? पुराणों को करते हैं वैदिक संस्कृत में, वैदिक साहित्य में? चलो आगे चलो। हाँ हाँ, तो देखना कर जाके। वेदांग है वो, हैं? नहीं नहीं, वैदिक साहित्य में नहीं है। वैदिक साहित्य अलग है। उपनिषद के बाद जो भी लिखे गए हैं ना वो वैदिक साहित्य में नहीं है, नहीं है। पुराण उपनिषद के बाद लिखे गए हैं। उपनिषद वेदांत है, वेदों का अंत है, वैदिक साहित्य का। खैर आपने लिख लिया क्या? अपने तो वापस बालक पर आओ। कोई लेना देना नहीं है बालक के दादा परदादाओं से अपने को। हाँ, अपने तो कहाँ आना है? बालक पर। विकास के क्या पढ़ लिया हमने? अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप जानते तो, लेकिन फिर भी वृद्धि और विकास में अंतर बताता हूं। किसमें? वृद्धि और विकास में। अच्छा देखिएगा आप लोग, ये क्या है? ये इतने दिन वातावरण था, अब है ये विकास। अब क्या है? विकास। देखो ये कब क्या रूप बदल ले कोई भरोसा नहीं है। क्या विकास को मैं विभिन्न आयामों के रूप में देख सकता हूं क्या? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कितना प्रकार का विकास हो सकता है ना। सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? विकास। सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? विकास। उनमें से एक आयाम, केवल उनमें से केवल एक आयाम, इनमें से केवल एक आयाम यदि शारीरिक विकास को मापा जाए, बोला जाए तो इसे बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। वृद्धि को हम लोग बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में स्पष्ट बता दूं, इसका मतलब ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ। और विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना? अब मुझे बताइए, मैं ये कह सकता हूं ना कि वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि विकास का एक भाग है। मैं ये कह सकता हूं ना, वृद्धि विकास में ही निहित है। वृद्धि किस में निहित है? विकास में ही निहित है। वृद्धि विकास के केवल एक आयाम को मापने की, एक आयाम को बोला जाता है। हो सकता है? अब मैं अंतर पूछूंगा आपसे, है ना, मैंने समझा दिया आपको। एक आयाम है शारीरिक। यदि शारीरिक आयाम जो विकास कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वृद्धि बोल रहे हैं। बाकी सारे आयाम जितने भी विकास कर रहे हैं ना या वृद्धि कर रहे हैं, उन सबको हम लोग विकास बोल रहे हैं। बात क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? आप हेडिंग लगाएंगे वृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि और विकास में अंतर।
अभिवृद्धि और विकास में अंतर। एक तरफ तो क्या लिखेंगे, अभिवृद्धि, सही लिखा है क्या? नहीं। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, हैं? बोले अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? ग्रोथ, अब की बार मैं भी थोड़ा विकास करूंगा, घर जाके इन सब मीनिंगों को एक जगह लिखूंगा, फिर रोजाना की 20 याद करूंगा, फिर घर वालों से कहूंगा पूछो पूछो। ये लो, क्या है? अब मैं क्या कह सकता हूं, सीधा सीधा बताओ। अच्छा मुझे बताओ, मैं केवल शारीरिक पक्ष की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? लिखना नहीं है एक बार। कौन से पक्ष की? शारीरिक पक्ष। और इसमें मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूं? सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें केवल शारीरिक वृद्धि को, शारीरिक परिवर्तन को, इसमें सभी के परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। अच्छा मुझे बताइए, मैं इसे एक पक्ष ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बहुपक्षीय बोल सकता हूं। और बताओ देखें। अच्छा इसका मापन मात्रात्मक तरीके से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? इसका मापन करने के लिए आपको केवल गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक से भी हो सकता है, क्योंकि वृद्धि भी क्या है? विकास है। तो मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक मापन होता है। फिर बताइए, यह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि, शारीरिक वृद्धि निश्चित समय तक चलती है, और यह विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। इतना विकास भी नहीं हो जाए ठीक नहीं रहता। फिर आगे बताओ, बताओ देखें। हाँ, अभिवृद्धि विकास का ही भाग है। ये किसका भाग है? विकास का भाग है। इसका मतलब ये विकास में निहित है। किस में निहित है? विकास में निहित है। ये बताओ देखें। विकास स्वतंत्र और व्यापक अवधारणा है। स्वतंत्र एवं साथ में क्या है? व्यापक अवधारणा है। और ये विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं है। विकास अभिवृद्धि के अंदर नहीं समा सकता है। यह अभिवृद्धि में निहित नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें जो भी परिवर्तन होंगे ना, वो शरीर के अंगों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये जितने भी परिवर्तन होंगे ना, ये रचनात्मक परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे? रचनात्मक या निर्माण करना। और इसमें जितने भी परिवर्तन होंगे वो रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होंगे कि नहीं होंगे? विनाशात्मक का मतलब दांत गिरना, बाल गिरना, शरीर की मांसपेशियों का कमजोर होना, बुढ़ा होना, वृद्ध होना, चमड़ी लटक जाना, ऐसे हो जाना, 45 किलो का हो जाना जो पहले 90 किलो का हुआ करता था। विनाशात्मक परिवर्तन एक नहीं है। विनाश करेगा कि नहीं करेगा? रचनात्मक के साथ साथ में। अच्छा ये विनाशात, इस रचनात्मक परिवर्तन को मतलब हम कह सकते हैं ये किसको इंडिकेट करता है? ये हमेशा वृद्धि को इंडिकेट करता है। किसको करेगा? हमेशा वृद्धि को। वृद्धि को बोलेंगे हम कई बार हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए विवृद्धि। विवृद्धि मतलब विशेष रूप से वृद्धि हो रही है। विवृद्धि सूचक होता है कि नहीं होता है? मतलब इंडिकेट करता है वृद्धि को। यह केवल विवृद्धि से काम नहीं चलाएगा, यह विवृद्धि के साथ साथ में हास सूचक भी एक नहीं है। हास मतलब पतन होना। किसका सूचक है? हास सूचक भी है। और बताओ, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होना। अच्छा इसमें है ना, इसमें आकार में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है?
आकार में परिवर्तन होता है। इसमें आकार के साथ साथ में अनुपात में भी परिवर्तन होता है, रेशियो में परिवर्तन होता है ना। बहुत सारी चीजों को आकार से नहीं देख सकते हैं, कार्य क्षमता से जाना जा सकता है। इसमें कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। और हाँ, दोनों प्रकार, सारे पक्ष सम्मिलित है तो दोनों प्रकार का सम्मिलित है भाई। ये केवल डायनेमिक बोली जा सकती है, इसको डायनेमिक के साथ में हम लोग इमोशनल भी बोल सकते हैं। सारा विकास है, केवल इमोशनल नहीं, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जा सकती है। और तो कोई लिखने की बात है ही नहीं, लिखो तो। इतनी बातें लिखनी है, एक तरफ अभिवृद्धि लिख ली, एक तरफ विकास लिख लिया, दोनों में अपने पेज के 2 टुकड़े करते हुए लिखते जाओ। और बहुत शॉर्ट में लिखना है ना, लेकिन मैं लिखवाऊं जैसे हैं। हाँ, वो तो छोटी सी बात है रे, वो तो हम जानबूझ के करते हैं, कई बार टेंशन से होता है, चिंता से होता है, वो तो विकास हो रहा होता है उस टाइम। वो एक छोटी चीजें हम शामिल नहीं करते हैं इसमें भाई। वृद्धि सामान्यतः हम किसको कहते हैं? शरीर जो विकास कर रहा है तब तक वृद्धि है, और विकास करना बंद कर दिया तो फिर पतन होने लग गया, इसका मतलब विकास हो रहा है। हो गया? लिखो, अभिवृद्धि में लिखो, केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। समझ जाएंगे ना, केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन क्या है? अभिवृद्धि है। और उधर लिख लो, सभी पक्षों में परिवर्तन, सभी पक्षों में परिवर्तन। फिर लिखो, इधर लिख लो, एक पक्षीय, और उधर हो जाएगी बहुपक्षीय। फिर लिख लो इधर, इसका मापन मात्रात्मक होता है, इसका मापन मात्रात्मक होता है। और उधर क्या लिख लेंगे? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। फिर लिखो, यह निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और उसमें क्या लिख लोगे? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लिखो, ये विकास का ही एक भाग है, ये विकास का ही एक भाग है, ये विकास का ही एक भाग है। और इधर क्या लिखोगे? ये स्वतंत्र एवं व्यापक अवधारणा है, ये स्वतंत्र एवं व्यापक अवधारणा है। फिर लिखो, अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। निहित मतलब समा जाती है उसमें। और उधर लिख लोगे, विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है, विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। लिख लो, इसका संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है,
अभिवृद्धि का कौन से अर्थ में प्रयोग करते हैं हम? संकुचित अर्थ। और उसका क्या कर लोगे? उधर लिख लोगे व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर लिखो इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और उधर क्या लिख लोगे? इसमें रचनात्मक के साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें केवल रचनात्मक होते हैं और इसमें रचनात्मक के साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इधर लिखो अभिवृद्धि में, अतः ये विवृद्धि सूचक है। हाँ लिखो, आप सही लिखोगे, अतः ये विवृद्धि सूचक है। अतः ये विवृद्धि सूचक है। और उधर क्या लिखना है? अतः ये विवृद्धि एवं हास सूचक है। अतः ये विवृद्धि एवं हास सूचक है। हो गया? अब एक लास्ट में पूछ लेता हूं, तुम बता देना और फिर लिख लेना, है ना? अब विवृद्धि पर चेतन मन का प्रभाव पड़ता है या अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है? किसका? कितने लोग मानते हैं विवृद्धि पर अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है? एक आदमी, दो। कितने लोग मानते हैं विवृद्धि पर चेतन मन का फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा, हाँ देख लिया मैंने। विकास पर चेतन मन का प्रभाव पड़ता है या अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है? कितने लोग अचेतन मानते हैं, कितने लोग चेतन मानते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि अभिवृद्धि पर दोनों मन का प्रभाव पड़ता है? कितने लोग मानते हैं कि विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है? 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही है, कुछ का तो, कुछ का वो भी नहीं है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। अरे महान विद्वानों, चेतन मन वह होता है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, और अचेतन मन वह होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अब विवृद्धि पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हम चाहते हैं कि हम अब लंबे होने लगेंगे, फिर हम चाहते हैं कि अब 6 महीने नहीं होंगे, 6 महीने नहीं होंगे, हम कहेंगे रुकेंगे, अब 6 महीने तैयारी करेंगे, हम लंबे नहीं होंगे। फिर हमें वापस लगता है कि अब 3 महीने तक हमें थोड़ा मोटा हो जाना चाहिए, 3 महीने तक, और फिर हमें लगता है कि यार थोड़े पाँव थोड़े मेरे छोटे हैं, दर्द तो ठीक है, थोड़ा पाँव लंबे हो जाने चाहिए अब 3 महीने तक, हैं? बताओ अब विवृद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? अचेतन का। क्या अभिवृद्धि आपके नियंत्रण में है क्या? तो फिर कैसे पड़ेगा चेतन का प्रभाव? है? काली गाय का दूध पीने से कईयों की सारोट ऐसी होती है, कितना ही पी ले, कुछ भी कर ले। अच्छा, मतलब दिमाग लगाया ही नहीं। अब बताओ विकास पर किसका? दोनों का पड़ेगा, क्योंकि अभिवृद्धि कहाँ है? विकास में है, तो अचेतन।
कुछ विकास होता है जैसे ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, वो हम अपनी मर्जी से चाहे तो ले, नहीं तो नहीं ले। विकास करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। इसका मतलब चेतन का भी प्रभाव पड़ेगा और अचेतन का भी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दे जाएगा, लिख लो। मैंने सोचा सही बताओगे, गलत बता के अब लिख रहे हो। सही है, एक सही है मतलब एक सही है। इसे बोलते हैं संज्ञावाइन प्रकार का आदमी। कितना उत्साही, कितना आशावादी। भाई 6 में से एक तो सही है, हो जाएंगे और, है ना लिखो, अभिवृद्धि में लिखो, इस पर अचेतन मन का प्रभाव होता है। इस पर अचेतन मन का प्रभाव होता है। अब तो पूरा लिखो है ना, इस पर अचेतन मन का प्रभाव होता है क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। और उधर क्या लिखोगे? इस पर चेतन एवं अचेतन दोनों का प्रभाव पड़ता है। हो गया? टेबल को बंद करो, टेबल कंप्लीट है। अब मेरा मन कर रहा है कि आपसे एक सवाल पूछ लूं। गलत तो करोगे, लेकिन फिर भी मुझे मजा आता है जब आप गलत करते हो ना सवाल। हाँ, तो मुझे थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है। हैं? इस क्लास में सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूँ। हाँ, ये फीलिंग आनी चाहिए ना, आती रहनी चाहिए। नहीं तो टीचर कैसे बन पाएगा, चल कैसे पाएगा? मोटिवेशन हमेशा मिलता रहना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि किसी को कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं सवाल पूछ लूं। हाँ देखिए जी, जिसको सवाल आ रहा है ना, सवाल आ नहीं रहा है, मैं किसी से भी पूछ लूंगा, उसको बताना पड़ेगा मुझे। इसमें हाथ वाथ खड़े कुछ नहीं करने, ये बताना है। सवाल है हमारा कि विकास का सही क्रम निर्धारित कीजिए। विकास का सही क्रम निर्धारित कीजिए कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में होगा। विकास का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तैयार है? विकास का सही क्रम। अच्छा, आप बता दीजिए। आज मैंने बहुत दिनों से आपके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, बता दीजिए। हाँ बताइए बेटे, बेटे बताइए आराम से। सबसे पहले किसको लेंगे? चार सबसे पहले। वेरी गुड। 4, 3, 2 ही तो बचे हैं। हैं? हाँ, इतना क्या सोच रहे हो, गलत तो हो ही गया। बैठो। हाँ बताओ, ये सही है तो यूं कर दो कि ये सही है। नहीं पूछूंगा। हाँ किशन का 4, 4, 3, 2, 1। हाँ ऊपर वाला। इनके अलावा कोई हो तो बताओ। 4, 2, 1, 3। हाँ
2 4 1 3, वेरी गुड। 4 2 3 1, 4 1 2 3, वेरी गुड। अब आ जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा सेट मामला। अच्छा, मैं आपको अब समझा देता हूं ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले शुरू होगी अभिवृद्धि। क्या होगी? अभिवृद्धि। मतलब सबसे पहले तो क्या आएगा? 4, एक गलत है ना। सबसे पहले होगी अभिवृद्धि। जब व्यक्ति में अभिवृद्धि होगी तो मैच्योरिटी आएगी। अभिवृद्धि होगी, हर स्तर पर अभिवृद्धि होती रहेगी, उसमें हर स्तर की परिपक्वता आती रहेगी। मतलब 4 3, जब परिपक्वता आएगी तब जाके बालक अधिगम कर पाएगा। क्या कर पाएगा? अधिगम कर पाएगा। मतलब एक काट दूं? अब बजाओ तालियां। एक का भी सही नहीं हुआ आपको छोड़कर, है ना? हुआ है? बहुत अच्छा। ऐसे तुक्का ही लगाया था? कैसे तुक्का ही था ना, फिर भी सही हो गया। देखिए, जैसे का कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। अब इनके साथ में कोई नहीं था, किससे पूछे, किससे डिस्कस करें? देखिएगा, मैंने पूछा था कि विकास का सही क्रम बताइए, इसलिए क्रम के अंदर विकास तो हमेशा ही लास्ट में आएगा। मतलब लास्ट तक क्या होना है? विकास होना है। ये तो लास्ट में आएगा। इसका मतलब है कि ये किसी ने भी 2 नंबर लास्ट में नहीं दिया। देखो तुम्हारे हालात, पहुंचना कहां तक है आपको? विकास तक। इसलिए विकास तो लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा? है? सही है, बहुत अच्छा। हाँ, क्या? मैं सुनाई नहीं दिया राकेश। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि विकास हो सकता है। अधिगम से, हाँ तो होगा। तो अधिगम पहले होगा तभी तो विकास होगा ना। अभिवृद्धि से भी मरते टाइम तक भी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं हो सकता है, मैंने ये थोड़ी कहा कौन सी प्रक्रिया लास्ट में रुकती है, लास्ट तक चलती है। मैंने तो ये कहा इनका क्रम सेट करना है आपको। देखो, जब भी किसी भी एक स्टेज को उठाकर देख लीजिए, जब वृद्धि हुई होगी तो परिपक्वता आई होगी, परिपक्वता आई होगी तो अधिगम हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा? अधिगम। और अधिगम हुआ होगा तो उसको हम लोग ने क्या बोला होगा? डेवलपमेंट। हमेशा ध्यान रखना, विकास शारीरिक और मानसिक दोनों मिलकर होता है। क्या एक हो जाता है क्या? विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों मिले। शारीरिक का मतलब परिपक्वता और मानसिक का मतलब अधिगम। शारीरिक का मतलब क्या है? परिपक्वता। और मानसिक का मतलब क्या है? अधिगम। तब जाके क्या आया है रिजल्ट के रूप में? विकास। तब जाके हमने उसको क्या बोला है? विकास बोला है। खैर चलिए, अब की बार सतर्क रहना। एक और पूछ लो बैक टू बैक। देखो, जो भी आपसे सवाल की डिस्कस की जा रही है ना, वो सवाल पूछा गया सवाल है। इनका दे रखा था और बोले क्रम सेट कीजिए। अब अब की बार पहले फेंकना नहीं है ना, अब की बार हाथ खड़े करने। विकास होता है, सवाल इतना सा है, विकास होता है, विकास होता है। तैयार हो? वेरी गुड। ऑप्शन ए फाइटिंग है ना, वेरी गुड।
हो आप? ठीक है, ऐसे ही। चलो 5 लोगों का। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, सी, वेरी गुड, 2 लोग। ऑप्शन डी। दूसरा सवाल मेरा, ऑप्शन चेंज। नहीं बताऊंगा। बताइए, सवाल वही है, विकास होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका क्या मतलब है कि भाई खाली नहीं रहे ना, कहीं पलड़ा झुक नहीं जाए। ठीक है, अच्छा देखिए जी, सबसे पहले क्या होता है? अभिवृद्धि। क्या होता है? अभिवृद्धि से क्या आती है? परिपक्वता। परिपक्वता से अधिगम। परिपक्वता होगी तो अधिगम होगा, तो क्या होगा? विकास। अब मैं नहीं कहता हूं ये पूर्णतः सही है, लेकिन जब तक, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सही नहीं है। सही वो है, सभी व्यक्ति गलत है, और सही वो है जो कम गलत है। समझ पा रहे हैं? तो इसके ऑप्शन जो है ना, वो चारों ही इस प्रकार के थे और इस प्रकार के हैं। तो अपने को इनमें पहचानना होगा कि ज़्यादा सही कौन सा है या कम गलत कौन सा है, या कम गलत कौन सा है। समझ गए ना आप लोग? अब मुझे बताइए, अभिवृद्धि पर कौन से मन का प्रभाव पड़ता है? वेरी गुड, अचेतन का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता पर? दोनों का। आप जानबूझकर कहेंगे कि अब तो मैं परिपक्व नहीं होना चाहता हूं, वर्दी तो आ गई है लेकिन मैं परिपक्व नहीं होऊंगा। परिपक्वता शारीरिक मैच्योरिटी है, और परिपक्वता अपने पक हाथ में नहीं है। केवल गीत गा सकते हैं कि जिंदगी जरा थम थम के गुजर, थमती नहीं है, केवल गीत गा सकते हैं। अधिगम चेतन का। विकास पर कौन कौन से? चेतन अचेतन। ये चेतन अचेतन का मेरा मतलब ये है कि चेतन का मतलब जिस पर आपका नियंत्रण है, अचेतन का मतलब जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। अच्छा, एक स्टेज और बताइए, मापन और बता दीजिए इनका। अभिवृद्धि का मापन कैसे होता है? मात्रात्मक। कैसा होगा? मात्रात्मक। तो परिपक्वता का मापन भी कैसा हो जाएगा? मात्रात्मक हो जाएगा। फिर अधिगम का मापन कैसे होगा? गुणात्मक। मात्रात्मक तो कभी नहीं होता है ना। ये तो नहीं कह सकते ना कि उसने 3 किलो 5 इंच 7 फीट सीख लिया है, नहीं हो सकता है ये। इस पर विकास का दोनों होगा, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, एक कहानी सुनाता हूं। इसके बाद में 2 व्यक्ति एक साथ एक गांव से शहर को निकले। वो शहर में आके बसे। एक बालक ने जिम ज्वाइन कर लिया और 10 वर्ष में भयंकर बॉडी बना ली, भयंकर खतरनाक वाली। जैसी बॉडी उसके गांव क्या, उसके जिले क्या, उसके राज्य में किसी की नहीं है। इतनी शानदार बॉडी शॉडी बना ली उसने, इतना सुंदर हो गया बॉडी बना के, इतना हाइट उसकी पहले से ही ठीक थी, और कपड़े वपड़े अच्छे पहनने लग गया। एक दूसरा व्यक्ति 10 साल तक जिम के चक्कर में नहीं आया, कोचिंग कर ली, यहाँ आकर मास्टर बन गया। मास्टर बनने के बाद आगे पढ़ता रहा और आरएस बन गया, और फिर उसने खूब सारे पैसे कमाए, और पैसे कमा के उसने 2-4 यहाँ प्लॉट वलॉट बंगले वंगले खरीद लिए, 2-4 गाड़ी वाड़ी खरीद ली। दोनों एक दिन गांव एक साथ गए होली पर। कुछ लोग उनको कह रहे थे कि नहीं,
24 तारीख को शाम को 8 बजे बाद जाना है, लेकिन नहीं माने और वो 23 तारीख को शाम को ही चले गए। हैं? अभी का है क्या? आ गया क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं होली कब की थी? 24 को थी। हाँ तो चलो जो भी है, मतलब मैंने सुना भाई 23 को शाम को चले जाना, इन्होंने कहा नहीं हम 22 को ही जाएंगे। वो 22 को ही चले गए, दोनों जने एक साथ गए। गांव में होली पर सारे इकट्ठे हुए एक जगह। फिर गांव में जब सब इकट्ठे हुए तो गांव वालों ने उन दोनों लड़कों में से किस लड़के को देख के ये कहा कि यार क्या गजब का विकास किया है यार? जिम वाले को। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब गांव वाले भी मूर्ख है, केवल तुम ही नहीं हो। किसका विकास कहलाएगा? अच्छा, विकास ज्यादा किसका कहेगा? अरे डेवलपमेंट तो उसने किया है ना, उसने तो केवल शारीरिक परिवर्तन किया है, उसने तो अभिवृद्धि की है केवल। उसने बताओ सभी आयामों में की कि नहीं? ज्ञानात्मक, पैसे, पोस्ट में, पद में, सम्मान में, मान सम्मान में, सब जगह किए कि नहीं किए? प्रतिष्ठा में, जानने पहचानने में, सब जगह किए कि नहीं किए? किसका विकास ज्यादा माना जाएगा? अब पता नहीं आपने जिम वाला कैसे बताया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो आरएस वाला ही बताया था क्या? उसने ही वृद्धि की है कि नहीं की है? अच्छा मुझे बताइए, जिसने जिम वाला था उसका मापन तो हम लोग मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं ना। हमने कहा कि जब वो यहां से गया था ना, तब उसके बाइसेप्स केवल 17 के थे और अब उसके 25 के हो गए हैं। क्या? हाँ हुई तो है, चेतन मन से है। चेतन मन से कति नहीं होती। अपना नियंत्रण देख, अरे यदि सोच लिया मान लो, लेकिन क्या मैं ये सोच के मैं ये सोच सकता हूं कि मैं 6 महीने में एक साथ ही ये लो? नियंत्रण होता है क्या? सोचना अलग चीज है, क्या उस पर आपका कंट्रोल है क्या? सोचना तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। क्या? अरे तो वेट कम ज्यादा सोचने से हो जाता है क्या? नियंत्रण में है क्या हमारे? हद हो गई यार। हमारे नियंत्रण में कभी हमने ये किया कि जादू मंत्र चुर ये ले वेट कम? होता है क्या? ऐसा होता है क्या हमारे नियंत्रण में? नियंत्रण उसे बोलते हैं हम लोग जो हमारे नियंत्रण में हो, हम सोच कर सकें उसको, केवल चाह कर सकें। उसके लिए आपको शारीरिक रूप से परिश्रम करना पड़ा है, शारीरिक रूप से तपना पड़ा है, समय देना पड़ा है उसको। जब होता हमारे नियंत्रण में, जब हम एक दिन में कर लेते। ये पढ़ना हमारे नियंत्रण में है। एक दिन में आप चाहो ना तो 20 पेज पढ़ सकते हो। आपने सोच लिया ना कि मुझे 20 पेज पढ़ने, तो एक दिन में पढ़ लोगे। लेकिन एक दिन में आप चाहोगे ना कि मैं वेट को 15 किलो बढ़ा लूं, नहीं बढ़ेगा, नियंत्रण में नहीं है। हाँ प्रयास कर रहे हैं आप, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक ढंग से हो जाएगा, बाकी होगा तो अपने हिसाब से ही। इतना बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीपली में नहीं चले जाना है ना, नहीं तो फिर रानी क्लियोपेट्रा वाली हो जाएगी। अब मुझे बताओ, मैंने अभी अभी कहा है कि अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, अधिगम होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। लेकिन मुझे बताओ, ये विकास गुणात्मक ज्यादा होता है कि मात्रात्मक ज्यादा होता है? गुणात्मक होता है ना, मात्रात्मक को केवल एक छोटा सा अंश है कि नहीं है? इसका मतलब जब भी हम विकास की बात करेंगे तो कौन से परिवर्तन को सर्वप्रमुख रखेंगे? कौन से परिवर्तन को गौण रखेंगे? हम मात्रात्मक को रखेंगे ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इस प्लस को मात्रात्मक से माना है और इस गुणा को हमने गुणात्मक से माना है। प्लस के चिन्ह को हमने किससे इंगित किया है? मात्रात्मक। गुणा के निशान को हमने किससे इंगित किया है? गुणात्मक विकास से इंगित किया है और इसको मात्रात्मक विकास से किया है। और माइनस और भाग को हमने कंफ्यूज करने के लिए अंतर लाए हैं एग्जामिनर। अब पहला सवाल जो मैंने पूछा था ना, उसमें चारों दे रखे थे, तो मुझे बताओ ज्यादा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिख रखा था अधिगम और परिपक्वता दोनों का गुणात्मक भाग क्या हो जाएगा?
दूसरा वाला जो सवाल था उसमें क्या होगा, दोनों। विकास देखो मात्रात्मक भी होता है, साथ में क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। तो दूसरे सवाल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है? लिखो नीचे, विकास का सही क्रम। दोनों सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विकास का सही क्रम। छापना है ऐसे कैसे? लिख लिया क्या? चार, 4, 8, 4, 12 और 2, 14 शब्द लिखने हैं आपको। हो गया? नीचे लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अलग से लिखो, विकास में गुणात्मक, विकास में गुणात्मकता, ऐसे लिखो, विकास में गुणात्मकता। कोष्टक में लिखो गुणा का निशान, निशान बनाना है ना, ऐसे लिखना नहीं है, गुणा का निशान है। क्या लिखा आपने? विकास में गुणात्मकता का अधिक प्रभाव होता है, अधिक प्रभाव होता है, जबकि मात्रात्मकता, कोष्टक में क्या लिखना है, प्लस का निशान, मात्रा का, जबकि मात्रात्मकता का कम, फुल स्टॉप लगा दो। समझ गए? अच्छा, एक चीज और लिखो, अलग से लाइन में लिखो, श्रीमती हरलोक ने, नाम सुना है क्या? श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में विभाजित किया है। लिख लो, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, और नए चिन्हों का
उदय, नए चिन्हों का उदय। हो गया। श्रीमती अरलो कहती है कि विकास का मतलब चार चीजों से ही है, या तो आपके आकार में परिवर्तन होगा या आपके अनुपात में परिवर्तन होगा। बात समझ रहे? आकार में हो जाएगा या अनुपात में हो जाएगा, या आपके पुराने चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा। जैसे पुराने चिन्ह, जैसे दांत टूट जाना, बाल झड़ जाना, या फिर नए चिन्हों का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। नए चिन्हों का जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना, नए चिन्ह होते हैं ना। तो शरीर में इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे ना, ये परिवर्तन नहीं, बस इतना ही विकास है, या तो आकार में परिवर्तन, या अनुपात में, या पुराने चिन्हों का लोप, या नए चिन्हों का उदय। यह हरलोक बताती है चार प्रकार का। अब हम लोग थोड़ी बकवास लिखेंगे, नहीं जरूरी भी होती है कई बार। कल को नहीं लिखे तो आप कहें कि सर वो बकवास तो नहीं लिखी आपने, लास्ट तक की बकवास नहीं लिखी, तो एक बार तो बकवास लिखना बनता है अपने। लिखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा मुझे बताओ, विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुगत हो सकते हैं कि नहीं? ए लगा के लिखो, वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक। जेनेटियल फैक्टर या हेरिडिटी फैक्टर एक ही बात है, आनुवंशिकी कारक। अच्छा अब इसमें आप लोग लिखें कुछ वंश क्रम के सिद्धांत है, वो भी प्रभावित कर सकते हैं। वंश क्रम के सिद्धांत वो भी हमें प्रभावित कर सकते हैं। सिद्धांत या नियमों में रखते हैं इनको, एक ही बात है। वंश क्रम के सिद्धांत या नियम कुछ चीजें हमें प्रभावित कर सकती है। लिखो, नंबर 1 लिखो इसमें, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, साइंस वाले बताते जाओ। बीजमैन ने। क्या कहता है ये? है ये सिद्धांत का क्या मानना है? ये सिद्धांत कहता है कि जनन द्रव्य एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्वतः ही संचरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मतलब संतान उत्पत्ति करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप ही संचरित होती रहती है। समझ पा रहे हैं? मतलब जनन द्रव्य का निरंतर क्या होता रहता है? संचरण होता रहता है। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य कोष्टक में लिखो संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। आपने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता रहता है, संचरित होता रहता है।
ये क्या है? नंबर 2, उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत लिखो। किसने दिया है? लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत किसने दे दिया है? क्या कहता है ये? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक तो संतान उत्पन्न करने वाली क्षमता तो आ रही है आप में, अब आप इस पीढ़ी में हैं और आपने इस पीढ़ी में वातावरण से कोई विशेष गुण अर्जित कर लिए हैं, वातावरण से आपके जो पूर्वजों में नहीं थे, आपने विशेष गुण अर्जित कर लिए, वो गुण भी अगली पीढ़ी में चले जाते रहेंगे आपके। ये कौन कह रहा है? लेमार्क कह रहा है। लिखो, इसके अनुसार वातावरण से अर्जित गुण भी अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। कोष्टक में क्या लिखोगे? जिराफ की गर्दन, काटनी नहीं है आपको, लिख देना है जिराफ की गर्दन। बताया था ना इसने जिराफ की गर्दन वाला। इसने कहा पहले जिराफ की गर्दन भेड़ जितनी होती थी, फिर जब पृथ्वी पर वनस्पति खत्म हो गई जहाँ जिराफ रह रहा था, तो फिर उसने गर्दन को ऊपर करना शुरू किया, फिर धीरे 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 गर्दन लंबी हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जिराफ की, जो एक ही जिराफ था ना, उसकी जिराफ की गर्दन आज सुबह से लेकर होना लगी हो तो धीरे 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 7-8 महीने में इतनी, ऐसा नहीं है। एक जिराफ की गर्दन थोड़ी सी इतनी सी हुई होगी, पेड़ हजारों साल लगे होंगे। ये बता रहा है कि हजारों साल लगे हैं, लेकिन वातावरण से अर्जित ही तो किया है ना उसने। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? है वातावरण से प्राप्त लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है? हैं? पूरा तो नहीं है ना, तभी तो सिद्धांत है। यदि बात मानते तो नियम होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो मुझे एक बात बताइए, हैं? हाँ, मानव भी तो बंदर से मानव बना है, इसलिए मानी जाती है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहा है छोरा, तर्क है, ये पक्ष में तर्क है। लेकिन फिर इसमें ये भी तो है ना, जैसे मान लीजिए आपको तो पूरी साइकोलॉजी आती है ना, आप पूरी साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट सीखे कि नहीं सीखे? अब आपकी अगली पीढ़ी आएगी, उसको तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, है? पीढ़ी के लक्षण नहीं, वो तो अचेतन में निकलते हैं, वो तो मानसिक जाति, वो तो कहा था उसने, लेकिन वो युंग ने ही कहा था, फ्राइड नहीं कहा था। स्वाभाविक अचेतन, सामूहिक अचेतन किसने बताया? केवल युंग ने बताया था, फ्राइड ने नहीं बताया था। आप मानते हैं कि इस बात को? नहीं मानता, बीजमैन भी नहीं मानता है। नंबर 3 लिखो। मैं तो कतई नहीं मानता हूं, नहीं तो मैं समस्या ही नहीं आती। मैं तो कह रहा हूं, आप तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कोचिंग चलाता निःशुल्क, गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, फिर उनको 7-8 महीने में पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता, खूब सारे। फिर मैं कहता आप तो नहीं लग पाए, लेकिन ये प्रोडक्ट पक्का लग जाएगा। उपार्जित हो जाते तो वो लक्षण उनमें चले जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत, असंचरण का सिद्धांत ये किसने दिया? बीजमैन। असंचरण का सिद्धांत इसे उल्टा लिखना है। हाँ, संचरण का उल्टा असंचरण। ये कहता है नहीं जाते हैं। लिखो, इसके अनुसार
इसके अनुसार वातावरण से अर्जित, इसके अनुसार वातावरण से अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। वातावरण से अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। संचरित नहीं होते हैं। कोष्टक में बताओ इसने क्या किया। भाई आप ये मानते हो ना कि एक पीढ़ी में नहीं हो पाता है, 5 पीढ़ी में जाके तो होगा, 10 पीढ़ी में प्रभाव पड़ेगा, 20 में पड़ेगा। इसने 20 पीढ़ियों पर प्रयोग किया। इसने एक चूहा लिया, उसकी पूंछ काट दी, उससे अगली पीढ़ी आई, उनकी फिर पूंछ काट दी, फिर अगली पीढ़ी आई, फिर पूंछ काट दी, ऐसे करके 20 पीढ़ी तक ले गया। एक भी चूहा आगे ऐसा नहीं पैदा हो रहा था जिसकी पूंछ कटी हुई थी। यदि संचरित होता तो एक चूहे की पूंछ में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? तो नहीं पड़ा। तो कोष्टक में लिख लो चूहों की पूंछ काटी। हैं? हाँ, हत्यारा था ये, केस लगना चाहिए इस पर, क्यों काटी? चूहों की पूंछ काटी, है ना। अगला लिखो, अरे पूंछ है। लिखो वर्ण संकरता का सिद्धांत। वर्ण संकर का सिद्धांत किसने दिया रे? ये मेंडल है, मेंढक नहीं है ना, फिर पूछोगे आप। मेंडल ने दिया। ये क्या कहता है? इसका निष्कर्ष यही है कि उत्पन्न संतानें कभी समान नहीं होती है, असमान ही होगी। उनमें गुण, जो गुण प्रकट होंगे ना, वो असमान प्रकट होंगे। लिख लो, इसके अनुसार उत्पन्न संतानें हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड ही तो होती है ना, मतलब संकर होती है। उत्पन्न संतानें अरे तो मैं गलत कह रहा हूं क्या? हाइब्रिड बाजरा होता है ना, तो आपको क्या लगता है बाजरा ही हो सकता है क्या? हाइब्रिड मनुष्य नहीं हो सकता है क्या? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है समझे? हाइब्रिड बाजरा क्या होता है? एक नस्ल है, दूसरी नस्ल है, यदि दोनों के बीच में क्रॉस होगा, दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो इस नस्ल के भी अच्छे गुण, इस नस्ल के भी अच्छे गुण, वो मिला के एक नई नस्ल पैदा की गई है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। दो व्यक्ति है, एक महिला एक पुरुष, दोनों के मध्य क्रॉस हुआ, नया प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ, इसके भी अच्छे गुण, इसके भी अच्छे गुण, संतान उन दोनों के अच्छे गुण लेकर पैदा होगी कि नहीं होगी? जैसे जैसे आगे चलेंगे प्रत्येक संतान अपने पूर्वजों से ठीक आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी। इसलिए तो अपने आईक्यू में वृद्धि हो रही है। इसलिए मनुष्य दिनों दिन सुंदर पैदा हो रहा है, उसका आकार सुंदर हो रहा है, उसकी आकृति सुंदर हो रही है, उसकी बुद्धि सुंदर हो रही है। अपने से 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले वाले लोग बांदरे से लगते थे, ऐसे 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 लगते थे, ऐसे मोटा मोटा उनका मुंह नाक भद्दे से रहते थे, दिमाग भी कम होता था उनके अंदर। अब धीरे धीरे 5 7 10 पीढ़ी के आगे मिलाए ना तो बहुत तेज आ रहे हैं, और आगे आने वाली 5 7 10 पीढ़ी इनसे भी बहुत तेज हो जाएगी। अपने को हंसेगी, बोले कैसे ये बांदरे से बैठे थे। ये हाइब्रिड ही तो है, और क्या है। जब भी क्रॉस होता है तो हमेशा उत्पन्न संतान 90% संतानें ऐसी होती है जो दोनों के अच्छे गुण लेके पैदा होती है। बाकी कुछ तो हो सकती है जो उनसे ही गई गुजरी हो। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार संतानें हाइब्रिड पैदा होती है। लिख लो, हाँ, हाइब्रिड मतलब संकरण, संकर पैदा होती है, हाइब्रिड पैदा होती है। फिर लिखो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? यार ये किसने दिया?
गाल्टन ने, हाँ गाल्टन ने दिया है ना, लिखो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया। आ गया ना संतान पर। जिराफ की गर्दन धीरे धीरे हजारों वर्षों में बड़ी हुई, अगर ऐसा नहीं होता, हाँ मगर बाजरे में क्रॉस कैसे होता है? बाजरे में क्रॉस कैसे होता है? तरीका अलग होता है, लेकिन जैसे मनुष्य में होता है वैसे होता है, तरीका अलग होता है। जैसे आपने कोई एक झाड़ी होती है ना, उस झाड़ी में एक झाड़ी है, उस झाड़ी में आपने कोई नई नस्ल की झाड़ी लाके उसमें वो छेद करके, कौन सी विधि होती है वो? कलम विधि। उस विधि से उसमें फिट कर दिया। अब उसमें जो नई संतान पैदा होगी ना, वो उससे भी ज्यादा तकड़ी होगी, उसके भी गुण लेगी और उसके भी लेगी। फिर उनमें से एक झाड़ी काटोगे और ले जाके किसी दूसरी झाड़ी में कर दोगे। इस तरह से धीरे 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 होता रहेगा। बाजरे में भी संकरण होता है, बाजरे में भी मशीनों द्वारा संकरण पैदा किया जाता है। उनके बगीचों में बीज तैयार किया जाता है ना, तब संकरण किया जाता है। हाँ, जीव सांख्यिकी में कुछ भी नहीं है, इसने सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। जीव सांख्यिकी में ध्यान रखना किसने दिया है? गाल्टन ने दिया। हमने क्या लिख रहे हैं? वंशक्रम के सिद्धांत लिख रहे हैं ना। अब लिखो वंशक्रम के नियम। बताओ, मैं इतने सारे सिद्धांत बता रहा हूं, वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए बताए जा रहे हैं। जड़ के द्वारा होता है उनमें संकरण। कोई बॉटनी का स्टूडेंट होगा वो बता देगा। वंशक्रम के नियम लिखो। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, और प्रत्यागमन का नियम। प्रतिगमन यानी उल्टा चला जाना, प्रतिगमन का नियम। नियम तीन नियम लिख लो। अच्छा, समानता का मतलब लिख लो। जैसे माता पिता, आगे लिख लो इसके, जैसे माता पिता वैसी संतान। नहीं भाई सुनील, ये सवाल तो मुझे नहीं आता है। विकास संबंधित किस है? ऑप्शन ए परिपक्वता, बी वृद्धि, सी आयु और डी सभी। मुझे तो नहीं आता है भाई। किससे? आप बताओ, विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी सभी। नहीं, तभी तो कह रहा हूं ना, मुझे तो आता नहीं है। क्या पढ़ रहे हो फिर तुम लोग? सब कुछ ही विकास है, विकास में सब कुछ सम्मिलित है। अच्छा या सॉरी सुनील, लड़का नहीं लड़की है। हाँ सही प्रश्न है, सही पूछ लेना चाहिए। हैं? पता लगाना इसका। और यदि ये सुनील निकल गया, हाँ जी। अच्छा ना, संडे को क्लास रहेगी, आपको कोई आपत्ति है क्या? संडे की आखिरी क्लास है, कोई आपत्ति? नो आपत्ति। अच्छा, हो सकता है कल पता लगे मुझे कि अपने को घंटा 2 घंटा और बढ़ाना पड़े। कल मुझे पता लगे, कल शाम को अपने को पता लगेगा 8 बजे की सिलेबस कितना शेष रहा है, हो सके 1-2 घंटा और बढ़ाना पड़े, तो हम 2 की बजाय जल्दी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना, क्योंकि फिर छूट जाएगा जरा, बहुत ठीक नहीं रहेगा। अरे अभी जाना नहीं है, नहीं इनको तो लिखना है। लिखो, समानता का नियम मतलब जैसे माता पिता वैसे संतान। फिर भिन्न मतलब डिफरेंस आना। लिखो, जैसे माता पिता
उनसे थोड़ी भिन्न संतान। शेखर बिश्नोई नहीं बताऊंगा नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है, पहले वाले पूरे वीडियो देख के आ, बहुत बताया हुआ है, बहुत माथा पड़ी की हुई है। हो गया। तीसरा वाला लिखो, जैसे माता पिता उनसे विपरीत संतान, उनके ठीक विपरीत संतान। कई बार लोग कहते नहीं है, बोले तेरे परिवार में, तेरे वंश में ऐसा कोई है ही नहीं, तू कहां से आ गया। फिर वो दिन आते हैं कि गली में ज्यादा कौन आता था